नमस्कार दोस्तों, हम लोग पुनः अपने क्रम में आगे हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को क्लास 10th के इकोनॉमिक्स की पार्ट 1 का कुछ टॉपिक पढ़ा दिया था, उससे आगे आज हम फिर पढ़ रहे हैं। तो उससे आगे हम लोग पढ़ चुके थे आर्थिक नियोजन और आर्थिक विकास, यह सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। आज जो हमको पढ़ना है वो आर्थिक विकास से पढ़ना है। ये क्या है, पार्ट 1 का पार्ट 2 है, जिसमें थोड़ा सा हम और देखते हैं। तो हमारा पार्ट 2 में क्या देखना है आज, तो हमें देखना है आर्थिक विकास। क्या देखना है हमें आज? हमें देखना है आर्थिक विकास देखना है। हम लोग को आज क्या देखना है? आर्थिक विकास। वास्तव में आर्थिक विकास होता क्या है? तो कह रहा है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रत्यक्ष आय दीर्घावधि में बढ़ती है। मतलब प्रत्यक्ष आय का मतलब क्या है कि जो मानव का, जो उसकी जनता है, उसके कमाने की जो सीमा है वो अचानक नहीं बढ़ती, उसमें काफी समय लगता है ना। जैसे हम देखें, कुछ समय तक हमारे देश की जो प्रत्यक्ष आय थी वो लगभग 1 लाख ही थी। कितना था? लगभग 1 लाख ही था। लेकिन अब जाकर के लगभग 5-6 वर्षों में कहां पहुंची है? 1,20,000 पे पहुंची। तो वही कह रहा है कि जो प्रत्यक्ष आय है वो क्या है, काफी समय में बढ़ती है। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता, मतलब कोई देश अपने अर्थव्यवस्था में विकास कैसे करता है, तो ये सबसे जरूरी क्या है? साक्षरता है। सबसे जरूरी क्या है? साक्षरता। की वहां की जनता पढ़ी लिखी हो, वहां के व्यक्ति पढ़े लिखे हो, क्योंकि पढ़े लिखे होने से उनके समझने की क्षमता वो क्या होगी? विकसित होगी। कह रहा है कि साक्षरता के लिए क्या क्या चाहिए, अगर हम साक्षर हैं तो हमें क्या होना चाहिए? कह रहा है इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। यदि लोग पढ़े रहेंगे तो उनके अंदर ज्ञान ज्यादा होगा, हर काम को करने से पहले उसके हानि लाभ के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ दक्षता, मतलब उनके सोचने की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ जाती है। कह रहा है रोजगार का स्तर बढ़ेगा। जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आपकी क्या होगी? रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। जैसे जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसको रोजगार केवल कुछ सीमित मात्रा में, जहां मजदूरी हो गया, चौकीदारी में हो गया, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो हर प्रकार का कार्य कर सकता है। चाहे बैंक में ले लिया जाए, चाहे शिक्षा में ले लिया जाए, मतलब वो हर तरह के कार्य में रोजगार प्राप्त कर सकता है। फिर कहता है नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ेगा। जब लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो कोई नई मशीन आई या कोई नया उपकरण आया तो उसके बारे में उन्हें जानकारी रहेगी कि हमें कौन सा कार्य कैसे करना है, उसको किस प्रकार से प्रयोग करना है। कह रहा है लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, है ना। जैसे आप देखते हैं कि क्या है, गांव के लोग, देहात के लोग, या कहें जो कम पढ़े लिखे हैं, वो क्या है, पर्यावरण के बारे में नहीं जानते। जैसे अगर दिल्ली में देखा जाए तो अभी ठंड शुरू ही नहीं हुई कि दिल्ली में कोहरा क्या हो गया, लगभग जनवरी फरवरी के जैसा दिख रहा है। तो वही कारण है कि जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन्हें पर्यावरण का ज्ञान नहीं रहता है, और जब लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो उन्हें क्या होगा? पर्यावरण का ज्ञान रहेगा। वो अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत होंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। जैसे देखते हैं गांव में बहुत से लोग क्या है, बीमारियों को जान ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास ज्ञान का अभाव है, तो बीमारी के बारे में नहीं जान पाते। साथ ही साथ नए नए उद्योगों को स्थापित करने में हमें सहायता मिलेगी। मतलब जब हम पढ़े लिखे रहेंगे, हमारी जनता पढ़े लिखे रहेगी, साक्षर रहेगी, तो नए नए उद्योग प्रतिदिन लगाए जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ उनको स्थापित करने में हमें क्या मिलेगी? मदद मिलेगी, अर्थात उनकी क्षमताएं बढ़ेंगी, क्योंकि लोग समझ पाएंगे कि हमें कौन से उद्योग में ज्यादा लाभ होगा। फिर क्या, एक देश की आय क्या है? किसी देश की आय है क्या? कोई देश की आय कैसे, मतलब कोई देश पैसा कैसे कमाता है? कह रहा है किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। मतलब जो देश का आय वो क्या है? वहां पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की क्या आय है ना। जैसे हमने आपको बताया था कि मान लीजिए क्या है, तो एक छोटा सा देश है, यहां हम भारत को ही देख लेते हैं। हम कहते हैं मान लीजिए क्या है, हमारा भारत है, हम भारत को ले लेते हैं, है ना, या छोटा सा कोई देश मान लेते हैं, आइलैंड मान लेते हैं। अब भारत में मान लीजिए 100 व्यक्ति रहते हैं, इस देश में मान लीजिए कितने? 100 व्यक्ति रहते हैं। अब ये 100 व्यक्ति जितना कमाते हैं वही क्या कहलाती है? हमारे देश की आय कहलाती है, कि हमारा देश इतना धन कमा पाता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि देश की आय क्या होती है। किसी देश में कुल जनसंख्या जो कमाती है वही देश की क्या होती है? आय होती है। फिर कहता है देश के मध्य विकास को नापने वाले कारक, किसी देशों के विकास को कैसे मापा जाता है, कि कोई देश कितना विकसित है, उसके पास कितना धन है, वो अर्थव्यवस्था में कितने रैंक पर आता है, ये सारी व्यवस्था किस आधार पर मापी जाती है। तो कह रहा है देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ साथ सार्वजनिक सुविधा की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों को भी प्रयोग किया जाता है। कोई देश ये तो मानता ही है, साथ साथ ये मापा जाता है किसके द्वारा? ये ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
है ना, किसी देश की अर्थव्यवस्था को इसके द्वारा मापा जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वर्ल्ड बैंक क्या देखता है, सबसे पहले देखता है औसत आय, उस देश के पास प्रति व्यक्ति कितना आय है, वह देश कितना कमा लेता है, उसके देश की जनसंख्या कितनी कमा लेती है। सार्वजनिक सुविधा, मतलब उस देश में सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता सभी के पास पहुंच पा रही है कि नहीं। इससे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है। कौन सी चल रही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली से यह कि देखा जाता है कि क्या सभी लोगों के पास जो हमारे क्या है, इनके लिए आवश्यक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसे देखते हैं सरकार ने क्या किया है, आप लोगों को तक राशन पहुंचा रही है, मुफ्त में राशन दे रही है। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या ये सभी लोगों तक पहुंच रही है, या क्या ये सभी लोगों तक पहुंच रही है। तो पहला साधन तो ये हो गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कोई देश अपने यहाँ की जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो सभी लोगों तक पहुंचा पाता है या नहीं। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा, कौन सी, स्वास्थ्य सेवा, कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, क्या स्वास्थ्य अच्छा है या उनका स्वास्थ्य बुरा है, बच्चे में कुपोषण पाया जाता है या नहीं पाया जाता। जैसे आप देखते हैं पहले क्या होता था, जब हमारे यहाँ इतने बारे में स्वास्थ्य के बारे में इतनी सेवाएं नहीं थी तो क्या होती थी, गांव में मृत्यु दर ज्यादा हो जाती थी, है ना, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं क्या होती थी, परसों के समय उनकी बच्चे की या उनकी मृत्यु ज्यादातर हो रही थी। तो ये सारे कारण क्या थे, यही देखता है वर्ल्ड बैंक कि उस देश की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी, उस देश की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी, कि वहां पर लोग स्वास्थ्य का लाभ ले पा रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ जन्म व मृत्यु दर, मतलब लोग कितना जन्म लेते हैं और कितना मर जाते हैं, ये भी मायने रखता है किसके लिए, देश के विकास को नापने के लिए। जीवन प्रत्याशा कि एक मनुष्य औसतन कितनी आयु तक जीवित रहता है। जीवन प्रत्याशा क्या बताता है कि एक मनुष्य औसतन कितनी आयु तक जीवित रहता है। हमें क्या चाहिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण। और ये क्या है, सभी जनता के लिए आवश्यक है, सभी जनता को क्या चाहिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण, कि उसके वातावरण में प्रदूषण ना हो, क्योंकि प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचती है। साथ ही साथ आदि मानक भी तय किए जाते हैं, है ना, बहुत से ऐसे मानक हैं जो क्या करता है, वर्ल्ड बैंक हमारे यहाँ या हमारे यहाँ ही नहीं हर देश की क्या करता है, देखता है, तब उसके बाद क्या देता है, उसको अर्थव्यवस्था की रैंक प्रदान करता है। जिसमें सबसे मुख्य क्या होता है, औसत आय, सबसे मुख्य क्या होता है, औसत आय। वर्ल्ड बैंक जो क्या करता है, देशों की अर्थव्यवस्था को मापता है, उसमें सबसे मुख्य क्या है, औसत आय। उसके साथ साथ आपको पता है सार्वजनिक सुविधा, सार्वजनिक सुविधा क्या होती है, सरकार द्वारा चलाया गया ऐसा कार्यक्रम जो सभी लोगों तक क्या हो, पर्याप्त मात्रा में पहुंचता हो। साथ ही साथ स्वास्थ्य, लोग अच्छा जीवन जी सके। साथ ही साथ जन्म और मृत्यु दर, अर्थात जन्म दर बढ़ी रहे और मृत्यु दर कम हो जाए। जीवन प्रत्याशा, लोग ज्यादा लंबी आयु तक जीवित रहे। प्रदूषण मुक्त वातावरण, ऐसा वातावरण होना चाहिए कि लोगों को प्रदूषण से कोई खतरा ना रहे। इसके आगे देखते हैं क्या है, तो इसके आगे जब आप देखेंगे तो हमसे कह रहा है कि औसत आय की गणना कैसे की जाती है, किसी देश की औसत आय की गणना किस मापदंड पर की जाती है, इसको देख लेते हैं। किसी देश के औसत आय की गणना किसमें की जाती है, तो ध्यान रखेंगे जो औसत आय की गणना है वो हमेशा किसमें की जाती है, डॉलर में। किसी देश के साथ प्रत्येक देश की लिए औसत आय की गणना किसमें की जाती है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, जो कि क्या है, डॉलर है। क्या है, डॉलर है। अच्छा, डॉलर मुद्रा कहाँ की है, तो देखेंगे यूएसए की है। किसकी है, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र क्या अमेरिका की क्या है, डॉलर क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा है। अब इसी को क्यों माना गया, इसी को क्यों माना गया, क्योंकि वर्तमान समय में अगर अर्थव्यवस्था के मामले में देखा जाए तो अमेरिका नंबर 1 पर है, अर्थात उसके पास धन अथाह है, तो इसलिए उसको क्या मान लिया गया, उसकी ही मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा मान लिया गया। हालांकि अब सरकारें क्या है, कई देश क्या करते हैं, अपने अपने देश की कंट्री में व्यापार करने लगे हैं, अपने अपने देश के सिक्कों में, अपने अपने देश की मुद्रा में, जैसे भारत और रूस। अब भारत और रूस किसमें व्यापार करने को राजी हो गए हैं, रुपया और रूबल में। भारत की मुद्रा रुपया और रूस की रूबल। अब इसमें भी व्यापार होने लगा है, मतलब सभी लोग डॉलर से क्या है, धीरे धीरे दूर हटते जा रहे हैं। फिर एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषता क्या है, विकासशील देश किसे कहेंगे और विकसित देश, तो सबसे पहले विकसित देश देख लेते हैं। तो विकसित देश क्या होता है, जिसके पास नई तकनीकी व विकसित उद्योग हो, मतलब इसके पास अब ऐसा कोई साधन ही नहीं बचा हो कि ना ऐसा कोई क्षेत्र बचा जिसमें यह क्या कर सके और ज्यादा आगे जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, नई तकनीक और विकसित उद्योग, अर्थात तो क्या हो गया है, विकसित हो गया। अब उसके पास कोई ऐसा पर्याप्त साधन नहीं है जिसपे वो ज्यादा रिसर्च कर सके। उच्च स्तरीय रहन सहन, उसका जो रहने का ढंग है वो बहुत उच्च है। जैसे बाद में देखेंगे आपको बहुत ज्यादा गरीब मिलेंगे, आप शहरों में चले जाएं झोपड़पट्टियां आपको मिलती रहेंगी, लेकिन वही अमेरिका में पहुंच जाएं तो वहां को आपको झोपड़ी भी नहीं मिलेगी, है ना। वहां एक नॉर्मल इंसान कार से चलता है, जबकि हमारे यहाँ
कार क्या है, एक मनोरंजन का साधन हो जाता है, विलासिता का जीवन हो जाता है। लेकिन वहां पर क्या है, कार एक आम बात है। वहां अमेरिका की जनता के लिए क्या है, कार एक अहम बात है। फिर वही कहता है कि उच्च स्तरीय रहन सहन, मतलब उन्हें जैसा चाहिए उतना उसका वैसा वैसा जीवन मिल रहा है। फिर कह रहा उच्च परत व्यक्त आय, क्या कह रहा है, उच्च परत व्यक्त आय, मतलब वहां की प्रत्येक जनता, उस देश की प्रत्येक जनता की जो आय है वो बहुत ज्यादा हो। कितना हो, बहुत ज्यादा हो। जैसे भारत में देखें तो कुछ लोग हैं जिनके यहाँ खाना भी नहीं मिल पाता शाम को, लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास रुपये का था, मतलब उनके पास रुपया बहुत थे, बस जनता क्या हो जाती है, उनके यहाँ जनता कम है, इसलिए उनके यहाँ रुपया क्या है, ज्यादा है। अब क्या है, साक्षरता दर, जैसे आप देखें तो अमेरिका में साक्षरता दर कितनी है, लगभग 99.99। कहीं ऐसे एक दो लोग आपको मिल जाएंगे जो ना पढ़े लिखे, बाकी अमेरिका में क्या है, लगभग 99 पॉइंट लोग क्या हैं, पढ़े लिखे। लेकिन भारत में वही क्या है, लगभग कभी 70-75 पे चल रहा है। तो यही कारण है कि जिस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है वो भी क्या होता है, अर्थव्यवस्था के मामले में विकसित माना जाता है। कह रहा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर हो, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति क्या हो, बेहतर हो, अर्थात उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी ना हो। जैसे जन्म दर उनका अच्छा हो, है ना। लगभग आप देखते हैं जो परसों के समय कुछ बच्चे क्या होते थे गांव में, है ना, पुराने समय में परसों के समय कुछ बच्चे क्या होते, परसों के समय से ही मृत्यु हो जाते थे, या माँ के गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ये सारा कारण क्या था, हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। आप देखते हैं सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए, जैसे आंगनबाड़ी कार्यक्रम हो गया, शिशु कार्यक्रम हो गया, इन सबके तहत क्या करती है, आंगनबाड़ियों के द्वारा सरकार क्या करती है, आंगनबाड़ियों को भेजकर गांव में पता कराती कि कौन सी माताएं गर्भवती हैं, उनको क्या जाता, अच्छा पोषण दिया जाता ताकि उनका बच्चा स्वस्थ जन्म ले। साथ ही साथ मृत्यु दर पर नियंत्रण किया जा सके। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, मृत्यु दर हमारी कम होनी चाहिए, मतलब जितने बच्चे जन्म लेते हैं अधिकांश उसमें से जीवित होने चाहिए। लेकिन भारत में क्या है, मृत्यु दर बहुत कम है ना, सॉरी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ क्या है, भारत में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहां पे मृत्यु दर लगभग शून्य के बराबर है। ऐसा नहीं है कि वहां के बच्चे मृत्यु के समय नहीं मरते हैं, उनकी मृत्यु होती है जन्म के समय, लेकिन हमारे भारत में क्या है, बहुत ज्यादा है ना। कि भारत में भी केरल क्या है, नंबर 1 पर है। केरल में मृत्यु दर सबसे कम है, अर्थात जन्म मृत्यु दर क्या है, केरल में सबसे कम है। फिर कहता है विकासशील देश, क्या कहता है, विकासशील देश। विकासशील का मतलब है कि जो धीरे धीरे विकसित होना चाह रहे हैं, मतलब ये मान के चलिए ऐसे कि आप क्या है, अभी मान लीजिए पैर पे खड़े हुए हैं, है ना, कोई देश पैर पे अपने क्या हो चुका है, खड़ा हो चुका है। अब वो धीरे धीरे दौड़ने का प्रयास कर रहा है, इसका प्रयास, दौड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसे कहते हैं विकासशील देश। कौन सा देश, विकासशील देश। अब वो धीरे धीरे दौड़ने का प्रयास कर रहा है। जैसे फिर क्या हो गया, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं, मतलब इनके यहाँ औद्योगिक विकास हुआ ही नहीं। जैसे भारत में आप देखें तो भारत में औद्योगिक विकास कब हुआ, लगभग 1992 में, है ना, 1992 में हुआ, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ कारखाने, कल कारखाने चल ही नहीं रहे थे। फिर क्या है, निम्न परत व्यक्त आय, क्या है, निम्न परत व्यक्त। जैसे हमारे देश में लोगों की आय कम है, मतलब उन्हें सैलरी कम मिलती है, उस साल में क्या है, लगभग सरकार के आंकड़े के अनुसार 1,20,000, सरकार के आंकड़े के अनुसार 1,20,000 प्रति व्यक्ति कमा लेता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, एक साल में 1,20,000 भी नहीं कमा पाता। समान रहन सहन, मतलब उसके लिए क्या है, कारें हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई, है ना, सब विलासिता का जीवन है, मतलब वो कल्पना कर सकता है कि हमारे पास ऐसा होगा। फिर कहता है बेहतर स्वास्थ्य का अभाव, हमारे यहाँ क्या है, अर्थात जो विकासशील देश होते हैं उनके यहाँ बेहतर स्वास्थ्य भी नहीं होता, बेहतर स्वास्थ्य भी नहीं होता, और इस जिससे क्या होती है, अधिक मृत्यु हो जाती है, अधिक मृत्यु हो जाती है। फिर कहता है आर्थिक नियोजन, हमारे पास क्या है, आर्थिक नियोजन, मतलब हम आर्थिक नियोजन अर्थात धन का नियोजन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, चलिए, कह रहा है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन है क्या, देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना, मतलब देश के पास जो साधन है उसको योजना के पूर्वक, अर्थात नियम बना करके, कानून बना करके, उसे योजना पूर्वक कि हमें इससे लाभ कैसे ले सकते हैं, इससे हानि ना हो, उस तरीके से हमें क्या लेना चाहिए, उस संसाधन का लाभ लेना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब हमारे देश के पास जितने भी साधन है, जैसे अगर बात की जाए तो हमारे पास जनसंख्या भी क्या है, एक साधन है, जनसंख्या भी हमारे लिए क्या है, एक साधन है। यदि आप जनसंख्या को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा प्रशिक्षण दे ले जाते हैं तो यही जनता आपके लिए क्या करेगी, निवेश का कार्य करेगी। यदि आप जनता को शिक्षित कर ले जाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे ले जाते हैं और उन्हें प्रशिक्षित कर ले जाते हैं, तो आने वाले समय में वो आपको क्या देगा, इससे जब कई ज्यादा लाभ देंगे।
फिर इसके बाद हमारा छोटा सा बताया 2-3 मिनट का, इसको भी देख लेते हैं। चलो अब इसके बाद हमारा क्या है देखते हैं। क्या राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय मतलब किसी देश की कुल आय क्या है। जैसे आपने अभी पढ़ा अर्थव्यवस्था था देश की आय, उसी में इसमें भी है। कह रहा है देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय कहते हैं। जिसे हम कहें मान लीजिए कोई देश है, अब इस देश में मान लीजिए 100 प्रकार के हम मान लेते चलिए कोई संस्था जो बिस्किट उत्पादन कर रही है, क्या कर रही है? बिस्किट। कोई कारें बना रही है, कोई मोबाइल फोन्स बना रहे हैं, मतलब इतनी संस्थाएं जो इस तरह के उपकरण बना रहे हैं। अब इसका अंतिम मूल्य जैसे आप देखें जो मोबाइल आपको 10,000 मिल रहा है तो 10,000 जोड़ा जाता है, कितना? 10,000। ये हो गया। इसमें सबको जोड़कर साथ ही साथ हमारे देश के कुछ लोग बाहर भी गए हैं, बाहर से भी आय होती है। जैसे कुछ लोग क्या है सऊदी में कमा रहे हैं, कोई अमेरिका में जाके पैसा भेज रहा है, तो उन सबको मिलाकर देश की अर्थात राष्ट्र की क्या बनती है? आय बनती है। ये सारे पैसे आकर के क्या बना लेते हैं? राष्ट्रीय आय बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? राष्ट्रीय आय बना लेते हैं। फिर कहता है प्रत्यक्ष आय क्या है? प्रत्यक्ष आय अगर हम देखा जाए तो प्रत्यक्ष आय आपको बताए थे कि देश की कुल आय, देश की कुल आय और बटे में कुल जनसंख्या, हमारे किसी देश की कुल आय और बटे में कुल जनसंख्या क्या कहलाती है? देश की आय कहलाती है, अर्थात प्रत्यक्ष आय कहलाती है। जैसे कह रहा है जब देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है तो जो राशि हमें मिलती है हम उसे कहते हैं प्रत्यक्ष आय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और इसमें इसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती है आने वाले समय में, और वर्तमान समय में भी इसकी आलोचना होती रही है। क्यों होती रही है? क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है कि आपको पता है कि कुछ लोग क्या होते हैं? अत्यधिक धन होते हैं, उनके पास अत्यधिक धन होता है, कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास धन ही नहीं है, फिर भी उनकी आय को क्या किया जाता है? प्रत्यक्ष आय में जोड़ लिया जाता है। क्या है? भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, मतलब ये ना तो निम्न वर्ग में है ना उच्च वर्ग में, ये किसमें आता है? बीच में आता है, क्योंकि उसकी प्रत्यक्ष आय मतलब भारत की प्रत्यक्ष आय कितना है? 2019 में कितना था? $67 प्रति वर्ष थी, मतलब एक व्यक्ति $6,700 एक वर्ष में कमा पाता। अब इसकी आय को अगर आपको जोड़ना है तो वर्तमान समय में 80 से गुणा कर लीजिए, है ना। आपको क्या मिल जाएगा कि वर्तमान समय में भारत का प्रत्येक व्यक्ति 2019 में कितना कमा रहा था। कह रहा शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कह रहा है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों को का अनुपात दिखाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है 2000 में, सन 2000 में उसने जन्म लिया, अब 2001 वो क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब 2001 से पहले उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। अब इसमें मान लीजिए 1000 बच्चे जन्म लिए, कितना लिए? 1000 बच्चे जन्म लिए, और एक वर्ष के भीतर ही मान लीजिए 20 बच्चों की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 20 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो इसी के अनुपात को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। मतलब 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष के अंदर जितने बच्चे जन्म लेते हैं, या 1000 जीवित बच्चों में से जितने बच्चे क्या होते हैं? एक वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। फिर आता है साक्षरता दर। क्या आता है? साक्षरता दर मतलब 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, मतलब पढ़ा लिखा किससे माना जाता है? 7 वर्ष से। 7 वर्ष के बाद जितने भी ऊपर जा सकते हैं आप, है ना, उतने में सबसे अधिक, है ना, 7 वर्ष या उससे अधिक लोगों की साक्षरता, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वही क्या कहलाती है? साक्षरता दर कहलाती है। क्या कहलाती है? और भारत में कितना चल रहा है? लगभग 70 से 75 इसी के आसपास रहता है, 70 से 80 के बीच में, है ना। लगभग कई दशकों से भारत में साक्षरता दर कितना? 70 से 80 के मध्य बना हुआ है। फिर निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति मतलब छोटे आयु के बच्चे स्कूल जाते कैसे हैं, या कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? तो कह रहा है 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों को उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%, मतलब निविल का मतलब छोटे छोटे शिशु जो 14 वर्ष तक हों, उनके स्कूल जाने की जनसंख्या कितनी, उसे क्या कहते हैं? निवल उपस्थिति अनुपात। 2-3 टॉपिक्स और बताते हैं, उसको हम किसी और दिन देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम आपको आने वाले समय में प्रत्येक विषय की हाई स्कूल 9th, 11th और 12th की यूपी बोर्ड संबंधी सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको निःशुल्क यूट्यूब पर दिलाई जा सके। धन्यवाद।